हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। पावर प्रोजेक्ट्स हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें थर्मल और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बेसिकली नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने पढ़े थे। लेकिन ये क्लास हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर बेस्ड है। और आपके एमपी एडीपीओ सिलेबस के जियोग्राफी में, एमपी जियोग्राफी में ये लास्ट टॉपिक है। लेकिन ये इसके बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं जिन्हें हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में, जैसे मध्य प्रदेश की क्रॉप्स, एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है हमेशा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे खेतों को पानी दिया जाता है। इतना काम है इरिगेशन का। अब खेतों को पानी क्यों दिया जाता है? क्योंकि इरिगेशन बेसिकली उन रीजन्स में होता है जिनमें रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे मध्य प्रदेश के नॉर्थ रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स, जहाँ पर बारिश कम होने के कारण खेतों को पानी ठीक से नहीं मिल पाता और वहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो ख़राब होने के चांसेस उनके रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर इरिगेशन किया जाता है। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन रीजन्स में बारिश अच्छी होती है, वहाँ पर इरिगेशन कम किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में इरिगेशन के 3 मेजर सोर्सेज हैं, जैसे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स और कैनाल्स। इसमें मेजर सोर्स है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। और ये एट प्रेजेंट अराउंड 70% रीजन में वेल और ट्यूबवेल से इरिगेशन किया जाता है। अब ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में वेल्स और ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद पॉन्ड्स आते हैं, और पॉन्ड्स से बालाघाट और सिवनी डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन किया जाता है मेजरली। और कैनाल्स के थ्रू पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है, लेकिन होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, मंदसौर, नीमच डिस्ट्रिक्ट्स, इन रीजन्स में कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन किया जाता है। और अदर सोर्सेज से 11.8% इरिगेशन किया जाता है। अब मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी कमीशन ने इरिगेशन स्कीम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेजर, मीडियम और माइनर। मेजर में आते हैं लार्ज कैनाल्स और मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मीडियम में आते हैं स्मॉल कैनाल्स, और माइनर में आते हैं वेल्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स, और पॉन्ड्स आते हैं, और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक इरिगेशन का पार्ट है, जैसे कि आपने खेतों में स्प्रिंकलर्स लगे देखे होंगे, जो छोटे फव्वारे टाइप के होते हैं और पूरे खेत में चारों ओर पानी फैलाते हैं, वो फेंकते हैं ताकि फसलों को पानी मिल सके अच्छे से। और उसी तरह ड्रिप इरिगेशन होता है, जिसमें बूंद बूंद करके ज़मीन को पानी दिया जाता है, क्योंकि फसलों की पानी देने की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है फसलों के हिसाब से। कई फसलों को, जैसे आपने देखा होगा, धान में खेत को पानी से भरकर और छोड़ दिया जाता है एक समय के लिए, लेकिन हर फसल में वैसा नहीं कर सकते। इसीलिए अलग अलग इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सभी। अब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आता है नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर पर है, और मध्य प्रदेश के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स वही हैं जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से, और मध्य प्रदेश में एंड तक। ओके। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई। अब ये ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नर्मदा 4 स्टेट से निकलती है और हर स्टेट नर्मदा का पानी अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए इस डिस्प्यूट को, इन फैसलों को कोई स्टेट ज़्यादा यूज़ ना कर ले, कोई कम यूज़ ना कर ले, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल बनाई 6 अक्टूबर 1969 को, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस वी रामास्वामी। और इस ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश को मैक्सिमम शेयर दिया जाएगा, जो है 65%, और बाकी स्टेट्स को कम परसेंटेज दिया जाएगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट्स शामिल हैं। अब इस ट्राइब्यूनल का ये जो डिसीजन था, ये 2024 तक एप्लीकेबल था।
2024 के बाद ही स्टेट्स अपने हिसाब से इस नदी पर कुछ और कर सकते हैं। ओके, सो अब क्योंकि मध्य प्रदेश के पास इस नदी का शेयर ज़्यादा था तो उसके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी, इसीलिए मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया कि नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट पर 29 मेजर, 135 मीडियम और 3000 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला नाबार्ड से, वर्ल्ड बैंक से और जापान कंट्री से। इस पर जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं इंद्र सागर प्रोजेक्ट और ओमकारेश्वर, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में हैं अपर नर्मदा प्रोजेक्ट, हालोन प्रोजेक्ट, लोअर गोई, पुनासा प्रोजेक्ट, ये भी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेज पर हैं अभी। अब कुछ मेजर डैम्स इस रिवर वैली प्रोजेक्ट पर हैं। प्रोजेक्ट सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, इंदिरा गांधी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि खंडवा में है, इसे पुनासा प्रोजेक्ट या पुनासा डैम भी कहा जाता है, ओमकारेश्वर डैम जो अगेन खंडवा में है, और माहेश्वर डैम जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। और जिन स्टेट्स में ये डैम, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस स्टेट को और उसके आसपास के स्टेट्स को ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अब चंबल वैली प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो चंबल रिवर पर ही हुआ था, गांधी सागर डैम के रूप में, जो कि 1953-54 में शुरू हुआ और 1960 में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। और इन तीनों ही डैम से, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम से जो पानी होता है उसे डाइवर्ट करके कोटा बैराज की भेजा जाता है, कोटा बैराज की तरफ, जहां से राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और अब क्योंकि चंबल रिवर का फ्लो नॉर्थवर्ड है जो यमुना में जाकर मिलती है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पता हमें आराम से लग जाएगा कि चंबल की जो लेफ़्ट बैंक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है राजस्थान के, यानी कि चंबल की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वहाँ से राजस्थान को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और राइट साइड पर जो हैं उन्हें एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें अगला डैम है राणा प्रताप सागर डैम, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर डैम जो कि कोटा राजस्थान में है। और इन सभी में जो पावर जनरेशन होता है उसका 50% शेयर डिवाइड किया जाता है दोनों ही स्टेट्स में, 50% मध्य प्रदेश, 50% राजस्थान के पास। और नेक्स्ट आता है इसमें कोटा बैराज। और तीनों ही डैम से, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम से पानी को डाइवर्ट किया जाता है कोटा बैराज की तरफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द रिवर। ओके, अब बाकी के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट प्रोजेक्ट जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी पर है। अब ये एमपी और यूपी के बॉर्डर एरियाज़ में लोकेटेड है, इसीलिए ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसे मध्य प्रदेश में दतिया, ग्वालियर, भिंड, विदिशा, रायसेन, बेतवा नदी जहाँ से निकल रही है वहाँ के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बरगी प्रोजेक्ट जो कि जबलपुर में है, और ये मेनली जबलपुर, मंडला और सियोनी डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। इस प्रोजेक्ट का एक और नाम है जिसे रानी अवंतीबाई सागर भी कहा जाता है। इन प्रोजेक्ट्स के बाकी के नाम भी आपको याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि मेजर तौर पर ये नाम रखे गए हैं या तो फ्रीडम फाइटर्स पर या मध्य प्रदेश की कुछ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ पर। जैसे कि रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने मध्य प्रदेश की जो फ्रीडम मूवमेंट था, बेसिकली अंग्रेज़ों से लड़ने के खिलाफ जो मूवमेंट रानी लक्ष्मीबाई ने चलाए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ की थी, उनमें मध्य प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर कालपी नदी थी पहले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कालपी नदी पर रानी लक्ष्मीबाई की और अंग्रेज़ों की लड़ाई, युद्ध जो है वो हुआ था। उसके बाद आता है बाण सागर प्रोजेक्ट। ये आपका एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम में आया था पिछले बार, और ये शहडोल और रीवा में सिचुएटेड है। शहडोल में ये डैम है और रीवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि रीवा में सिर्फ हेडक्वार्टर्स हैं और शहडोल में ये डैम बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट से रीवा, सीधी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट्स को
इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आता है हलाली प्रोजेक्ट, जिसका एक और नाम है सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट, और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। हलाली नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है और इससे रायसेन और विदिशा डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिलते हैं इरिगेशन। उसके बाद सीतारेवा या चितारेवा प्रोजेक्ट, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है और सीतारेवा रिवर पर है और इसे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है जोबाट प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है और इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद अगेन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हैं मध्य प्रदेश से, और ये प्रोजेक्ट जो है वो हथनी नदी पर बना हुआ है, जो कि अगेन नर्मदा की ही एक ट्रिब्यूटरी है और इससे धार और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आता है पेंच प्रोजेक्ट, इसे कामती खैरी प्रोजेक्ट भी कहते हैं और ये महाराष्ट्र स्टेट में है और पेंच नदी पर बना हुआ है। अब क्योंकि पेंच नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ओरिजिन मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स को इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट्स मिलते हैं और ये एमपी और महाराष्ट्र का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बाघ प्रोजेक्ट, जो कि धार में है और बाघ नदी पर है। अगेन क्योंकि धार में है तो धार को बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोजेक्ट से। बावनथड़ी, जिसे राजीव सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, और ये बावनथड़ी जो है वो वैनगंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और इससे बालाघाट को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है केन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो कि छतरपुर में है, पन्ना नेशनल पार्क में, और इसे ग्रेटर गंगऊ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये केन नदी पर है और इससे छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट को फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है उर्मिल प्रोजेक्ट। उर्मिल प्रोजेक्ट जो है वो छतरपुर में है और एमपी यूपी बॉर्डर पर सिचुएटेड है, पूरी तरह से छतरपुर में नहीं लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर सिचुएटेड है और ये उर्मिल नदी पर है और इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट लोअर गोई प्रोजेक्ट, जो कि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है और इसका दूसरा नाम है शहीद भीमा नायक सागर। भीमा नायक मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे और इनका जन्म बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हैं। ओके, तो लोअर गोई प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज शहीद भीमा नायक सागर और इससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद आता है मान प्रोजेक्ट, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है और इससे धार डिस्ट्रिक्ट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट अपर वैनगंगा प्रोजेक्ट, जिसे संजय सरोवर या भीमगढ़ डैम भी कहते हैं, हमने एनर्जी रिसोर्सेज वाली क्लास में भी ये पढ़ा था और ये वैनगंगा नदी पर है। इससे मध्य प्रदेश के बालाघाट और सियोनी डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आता है थानवर प्रोजेक्ट, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और थानवर नदी पर है, थानवर या थावर नदी पर है, जो कि नर्मदा बेसिन का एक पार्ट है और नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आता है कोलार प्रोजेक्ट। कोलार प्रोजेक्ट जो है वो सीहोर और भोपाल के पास में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है और ये कोलार नदी पर है, जो कि अगेन नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है और इस प्रोजेक्ट से भोपाल को पीने के लिए पानी भी सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट माही प्रोजेक्ट, जो कि धार में है। माही प्रोजेक्ट, माही रिवर भी हमने पढ़ी थी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और इससे धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है सुक्ता प्रोजेक्ट, जो कि खंडवा में है और ये सुक्ता रिवर पर है, जो कि नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है। अटल सागर, जिसे मादी खेड़ा डैम भी कहते हैं, सिंध नदी पर है, सिंध प्रोजेक्ट भी इसे कहा जाता है, सिंध प्रोजेक्ट, और इससे शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि सिंध नदी इन डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट से निकलती है, मतलब वहाँ से पास होती है। ओके, नेक्स्ट आता है चोरल रिवर प्रोजेक्ट, जो कि इंदौर के मऊ में है और यहाँ से इंदौर और मऊ को वाटर सप्लाई और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आता है तवा प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इससे होशंगाबाद को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और ये माइनर रिवर्स में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली,
क्योंकि तवा प्रोजेक्ट नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है, तवा रिवर, उस पर सिचुएटेड है और ये एक बहुत ही बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब ये एक लिस्ट है कुछ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, लेकिन स्टिल इस पूरी लिस्ट को आप एक बार ज़रूर याद कीजिए और इन प्रोजेक्ट्स का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये किस नदी पर सिचुएटेड हैं, ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसमें भी जैसे बाणा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रायसेन में, देजला देवड़ा कुंडा नदी पर खरगोन में, कोलार प्रोजेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, हालोन प्रोजेक्ट मंडला में, हालोन और बंजर घाटी हमने नेशनल पार्क्स वाले क्लास में पढ़ा था। ओके, और कोटेश्वर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट रतलाम, वारधा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बैतूल। आपको रिवर के नाम पढ़कर इनके डिस्ट्रिक्ट्स आसानी से पता चल जाएंगे। अगर आपने रिवर्स वाली क्लास अच्छे से देखी है और उस पीडीएफ से पढ़ा है तो आपको इनके नाम देखकर ही, रिवर्स के नाम देखकर ही आराम से पता चल जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं और किस नदी पर सिचुएटेड है। ओके, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से एक मैप है और इस मैप में कलर कोडेड हैं रिवर बेसिन्स मध्य प्रदेश के। ओके, सो ये रिवर बेसिन है, ये रिवर बेसिन है, ये अलग अलग रिवर बेसिन्स हैं और इनके हिसाब से ही कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन रिवर बेसिन्स में आते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। और इस मैप को आप ज़रूर ध्यान से देखिए एक बार और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें ये आपके रिवर्स वाली क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इरिगेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो रिवर्स निकल रही हैं वो हमें बताएंगी कि ये रिवर्स जो हैं वो किन डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन और पावर बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और ये लेजेंड के थ्रू आप पता कर सकते हैं कौन सा जो कलर कोडेड है वो किस नदी पर है, किस नदी से रिलेटेड है। अब ये हैं कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट्स के, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिसमें आता है केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट। ये हम रिवर्स वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और ये 2 फेजेस में चल रहा है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल पर, यानी कि 2 स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच होने वाला पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है ये। ओके, और ये केन और बेतवा नदी पर हो रहा है। उसके बाद आता है राजघाट रानी लक्ष्मीबाई डैम। इसे माता टीला डैम कहा भी जाता है और नहीं भी कहा जाता। कई सोर्सेज कहते हैं कि इसे माता टीला डैम कहा जाता है, लेकिन कई सोर्सेज इस फैक्ट को डिनाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग डैम माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ही डैम्स बेतवा नदी पर हैं, ललितपुर में हैं, इसीलिए इसे एक ही प्रोजेक्ट माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपके लिए आता है, क्वेश्चन बेसिकली यही आएगा कि माता टीला डैम किस नदी पर है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, तो वो सभी सेम ही है। ओके, उर्मिल नदी, उर्मिल प्रोजेक्ट जो कि उर्मिल नदी पर है, माता टीला डैम एंड कैनाल सिस्टम डिफरेंट है। ओके, केन प्रोजेक्ट जो कि केन नदी पर है, माता टीला बेतवा पर है, हम देख चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है अभी, जिस पर डैम ऑलरेडी बन चुके हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। लेकिन दूसरा है पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक प्रोजेक्ट, और ये एट प्रेजेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिल जाएगा। और ये एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन हुई थी 2024 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स हैं पेंच प्रोजेक्ट जो कि पेंच नदी पर है, संजय सरोवर वैनगंगा नदी पर, बावनथड़ी नदी पर, बाघ प्रोजेक्ट बाघ नदी पर, और कालीसरार नदी पर, जो कि बाघ नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इस लिस्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है और इसमें आपके सारे मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो सबस्यूम हो जाते हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो जॉइंट प्रोजेक्ट हैं वो है एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट बाणसागर डैम, जो कि सोन नदी पर है और देवलोन शहडोल में सिचुएटेड है ये। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का जॉइंट प्रोजेक्ट जो कि हम सबको पता है एक ही है, नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट।
जो कि नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और नर्मदा नदी पर बना मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंद्र सागर पुनासा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेजर इरिगेशन कैनाल्स ऑफ एमपी। ये रिवर्स पर बने इरिगेशन कैनाल्स हैं। कैनाल आपने देखे होंगे, नहर जो होती है वो खेतों तक जाती है और गांव के पास से निकलती है, जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। जिसमें मेन कैनाल्स हैं चंबल रिवर पर चंबल राइट बैंक मेन कैनाल, चंबल लेफ्ट बैंक मेन कैनाल, अम्बा ब्रांच कैनाल। अम्बा मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है जहाँ पर चंबल रिवर की ये ब्रांच है। मुरैना ब्रांच कैनाल, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक कैनाल। ओके, और इन कैनाल से किन डिस्ट्रिक्ट्स को पानी दिया जाता है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ज़रूर याद रखिए। देखिए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कॉमन हो सकते हैं क्योंकि चंबल रिवर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के पास से निकल रही है, तो उन्हीं को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन स्टिल एक बार आप इस लिस्ट को देख लीजिए, इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा कि मुरैना ब्रांच कनाल से पानी किसे दिया जाता है या अम्बा ब्रांच कनाल से किसे दिया जाता है, लेकिन स्टिल आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप सोचने का आपको टाइम नहीं मिलने वाला फिर। उसके बाद बेतवा बेसिन, जिसमें पहला है राजघाट कैनाल, जिससे शिवपुरी, गुना, दतिया और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हलाली कनाल, जो कि बेतवा की ट्रिब्यूटरी पर है, विदिशा और रायसेन डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट नर्मदा बेसिन, जिसमें तवा लेफ्ट बैंक मेन कैनाल इंक्लूडेड है, जो होशंगाबाद, हरदा और बेसिकली होशंगाबाद और नर्मदापुरम एक ही डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम, और तवा लेफ्ट बैंक मेन कैनाल जो है वो होशंगाबाद और हरदा डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद बारना कैनाल, जो कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी पर है, रायसेन और सीहोर। नर्मदा कैनाल अगेन इंदिरा सागर, जो हम पढ़ चुके हैं। देजला देवड़ा, जो कि कुंडा नदी पर है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद वैनगंगा और पेंच बेसिन, जिसमें वैनगंगा कैनाल आता है, बालाघाट सिवनी। ये बेसिन बेसिकली मध्य प्रदेश के दो ही डिस्ट्रिक्ट्स को, या तीन डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, एक छिंदवाड़ा भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, संजय सरोवर और बावनथड़ी कैनाल। उसके बाद बाकी कुछ कैनाल्स हैं, माही कैनाल, जो कि धार और झाबुआ को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि माही नदी पर है। वैनगंगा कैनाल अगेन बालाघाट को। सिंध कैनाल, जो कि सिंध नदी पर है, शिवपुरी और ग्वालियर के पास। मान कैनाल, जो कि मान नदी पर है, धार। कोलार, कोलार नदी पर सीहोर। सतक, सतक नदी पर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। अब ये मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है, और ये बताता है कि जो 2023-24 में टोटल इरिगेशन 37.66 लाख हेक्टेयर्स एरिया में हुआ है, तीनों सीजन्स का मिलाकर, जो खरीफ, रबी और अदर्स जैसे जैद, ये क्रॉप सीजन्स होते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर वाली क्लास में पढ़ेंगे, उसका 37.66 लाख हेक्टेयर्स एरिया इरिगेट किया जाता है, और ये डेटा 17 फरवरी 2025 तक का है। ओके, इरिगेशन पोटेंशियल बेसिन वाइज आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं, इसे याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन कौन सी बेसिन से हो रहा है, और मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर से हो रहा है, कौन से बेसिन से हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट के साथ ही आप जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो मैप इस पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है उसको देखिए, तो आपको पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी और याद करने में बहुत आसानी होगी। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सीज़न वाइज इरिगेशन, सीज़न क्रॉप्स जो सीजन्स हैं वो 3 होते हैं, राबी, खरीफ और जैद। जैद बेसिकली समर सीज़न होता है, और यहाँ पर सब्जियाँ और फल जो पानी से भरपूर होती हैं उन्हें उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन राबी सीज़न की फसलों को प्रोवाइड किया जा रहा है एट प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर
एक MOU साइन हुई थी, उसके तहत इस प्रोजेक्ट को अब शुरू किया गया है, जो इनॉग्रेट हुआ था 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके फेज़ 1 में दौधान डैम बनेगा और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसे याद रखिए। फेज़ 1 में दौधान डैम बनेगा, फिर फेज़ 2 में बीना कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, फिर कोठा बैराज और लोअर और प्रोजेक्ट, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ये डबल आर ही है, लोअर और प्रोजेक्ट। ये मेजर प्रोजेक्ट्स इस बेतवा बेसिन पर बनाए जाएंगे और केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। मेजर बेनिफिशरीज आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। उसके बाद विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी, दतिया जो कि बेतवा बेसिन का एक पार्ट है और इससे पावर जनरेशन भी होता है जो स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा। नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, ये भी इंडिया का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक स्टेट तक सीमित है। दोनों ही नदियाँ नर्मदा और शिप्रा जो हैं वो मध्य प्रदेश का पार्ट हैं और दोनों ही इस लिंक प्रोजेक्ट को इनिशिएट इसीलिए किया गया था ताकि मालवा रीजन में जो वाटर स्कैरसिटी है उसे पूरा किया जाए, मतलब पीने के पानी की जो कमी है, इंडस्ट्रियल वाटर की जो कमी है, उसे पूरा किया जाए। इसीलिए इस रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर में जब एक्स्ट्रा पानी होता है, जो एक्सेस में होता है, वो निकल कर इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया जाता है और उससे मालवा रीजन की जो है वो डिमांड पूरी होती है पानी की। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट जो 2014 में कंप्लीट हुआ और ये मालवा रीजन की वाटर स्कैरसिटी के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, अगर इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट पूछते हैं तो नर्मदा शिप्रा है, लेकिन इंडिया का ऑन नेशनल लेवल रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट पूछते हैं तो वो केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट ही रहेगा। न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च करके भी, इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट है क्योंकि वो 2 स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से बनाया गया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जिन्हें याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट 1956 में बना। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट 1956 में नहीं बना बल्कि 78 में बना है, लेकिन जो फिज़िकल हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पहले पानी की समस्याओं को और वाटर सप्लाई को देखता था, वो 1956 में बना था और उसके बाद 78 में वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बना जिसके पास PHE की सारी जिम्मेदारी चली गई। अब एट प्रेजेंट PHE माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को देखता है। एट प्रेजेंट टोटल इरिगेटेड एरिया मध्य प्रदेश का है 50 लाख हेक्टेयर और 2025-26 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर करने की जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार बना रही है और आने वाले 26-27 इवन 2028 तक इसे 1 करोड़ हेक्टेयर करने की योजना भी बना रही है मध्य प्रदेश सरकार। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 में बनी जिसका हेडक्वार्टर नर्मदा भवन भोपाल में है। मैक्सिमम इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू किया जाता है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर और विदिशा डिस्ट्रिक्ट्स में। लीस्ट इरिगेटेड रीजन मध्य प्रदेश का है ईस्टर्न मध्य प्रदेश और बघेलखंड रीजन, डिंडोरी, मालवा। डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बात की जाए तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम इरिगेशन होता है और अब तक की क्लास में हम समझ गए हैं कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में। ओके, हाईएस्ट इरिगेटेड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज चंबल रिवर वैली रीजन और बुंदेलखंड रीजन। बालाघाट और सियोनी में इरिगेशन पॉन्ड्स के थ्रू किया जाता है और मध्य प्रदेश की एनुअल रेनफॉल 112 सेंटीमीटर है जो कि हम पहली ही कुछ क्लासेस में पढ़ चुके थे। अब ये चीज़ एनुअल रेनफॉल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन कम होता है वहाँ पर बारिश का जो पानी है उससे सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर इरिगेशन कम है।
Districts with lowest irrigation are Dindori, Anuppur and Mandla. Highest irrigation ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, होशंगाबाद, मुरैना. इंडिया का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट चंबल प्रोजेक्ट हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इंटर वैली प्रोजेक्ट चोरल नदी पर है जो कि मऊ में है, इंदौर के पास. नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी 20 दिसंबर 1980 को बनी. बलराम ताल योजना 2007. ये स्कीम्स हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे. और स्कीम्स एक्चुअली आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दी गई हैं. आप इकोनॉमिक सर्वे में अगर पीडीएफ में सर्च करेंगे तो आप स्कीम वर्ड को टाइप कीजिए और सारी स्कीम्स जो हैं उसमें वो आ जाएंगी और उन्हें आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि उन स्कीम्स से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है. जल अभिषेक योजना 2006 में. खेत तालाब योजना, ये जल अभिषेक योजना का ही एक पार्ट था. मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया होशंगाबाद. मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दतिया. लीस्ट इरिगेटेड डिंडोरी है, हम देख चुके हैं पहले ही. उसके बाद पालक माटी इरिगेशन टैंक जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1933 में बना था. और उस समय भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था लेकिन ये भोपाल स्टेट का पार्ट था. स्टेट आप समझ रहे हैं ना, राजा का जो राज्य होता है वैसा स्टेट. उसके बाद मूरम नल्ला इन बालाघाट जो 1935-36 में बना. मध्य प्रदेश का पहला कैनाल वैनगंगा नदी पर बना था जो कि बालाघाट में है, 1923 में बना. लेकिन इसके पहले भी तंडुला कैनाल सिस्टम बनाया गया था जो कि 1921 में बना था. लेकिन एट प्रेजेंट वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, इसीलिए मध्य प्रदेश का पहला कैनाल सिस्टम हम वैनगंगा नदी कैनाल को मानेंगे. और सीधी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का में आया हुआ था इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. सीधी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर गुलाब सागर कैनाल से इरिगेशन किया जाता है जो कि महान नदी पर सिचुएटेड है. तो ये थी आज की क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास. एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी पीडीएफ्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके और चैनल पर अपलोड कर दूँ क्योंकि हिंदी में सेपरेट क्लासेस लेना एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसीलिए हिंदी में पीडीएफ्स प्रोवाइड करना, नोट्स प्रोवाइड करवाना मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं अगली क्लास में.